भविष्य की एक घटना। समय सन 2051। आग की लपटों से धधकता एक शहर लगातार गोलियों और बम के धमाकों से गूंज रहा था। अचानक ही तूफानी बादल की गरज के साथ बारिश की बूंदों की भांति सैकड़ों इंसान आसमान से जमीन पर गिरने लगे। उन लोगों में डैन नाम का एक आदमी भी शामिल था। डैन और कुछ चंद लोगों की किस्मत अच्छी थी जो वे लोग एक बिल्डिंग की छत पे मौजूद पूल पर गिरे, लेकिन बाकी के लोग ठोस जमीन पर गिरकर दर्दनाक मौत मारे गए। डैन पूल से बाहर निकला और अपनी बंदूक लेकर मानो किसी जंग के लिए तैयार हो गया। इसी के साथ कहानी 28 साल पीछे वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टाइम में आ गई। समय सन 2022। डैन अमेरिकी मिलिट्री के स्पेशल फोर्स का एक सोल्जर रह चुका था, लेकिन लड़ाई से ज्यादा उसकी दिलचस्पी साइंस में थी। इसलिए उसने मिलिट्री छोड़ दी थी और आर्मी रिसर्च लैब में नौकरी पाने की कोशिश में लगा था। हालांकि उसका प्रपोजल हर बार रिजेक्ट हो जाता था, इसलिए फिलहाल घर चलाने के लिए वो एक स्कूल में बायोलॉजी टीचर के तौर पे काम कर रहा था। वो क्रिसमस की एक शाम थी। डैन ने पूरी उम्मीद से आखिरी बार रिसर्च लैब में प्रपोजल भेजा था, लेकिन बदकिस्मती से इस बार भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। डैन मायूस होकर अपने घर लौट आया। घर पर डैन की पत्नी एमी और बेटी म्यूरी ने क्रिसमस की पार्टी रखी थी। अपने परिवार और घर आए मेहमानों से अपनी मायूसी छुपाता हुआ डैन टीवी के सामने बैठ गया। इस दौरान टीवी पर फुटबॉल वर्ल्ड कप का लाइव मैच चल रहा था। मैच ने काफी ज्यादा रोमांचक मोड़ ले लिया था। एक प्लेयर बॉल लेकर तेजी से गोल की ओर बढ़ रहा था। ये गोल हार और जीत का फैसला कर सकता था। डैन और सारे मेहमानों की नजर टीवी स्क्रीन पर गड़ी हुई थी कि इतने में ही टीवी स्क्रीन एक पल के लिए झिलमिलाई और तभी कुछ ऐसा घटा जिसने डैन के साथ साथ फुटबॉल का लाइव मैच देख रहे पूरी दुनिया के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। बॉल लेकर गोल की ओर भाग रहे प्लेयर के सामने तेज रोशनी सी चमकी और अचानक ही उस रोशनी के बीच से निकलकर करीब 50-60 हथियारबंद लोग मैदान में प्रकट हो गए। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर वो अजीबोगरीब घटना लाइव देख रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग कौन थे और कहां से आए थे। तभी उस रोशनी से एक लड़की बाहर आई और उसने पूरी दुनिया को एक संदेश देते हुए कहा, हम लोग फ्यूचर से आए हैं। आज से 28 साल बाद के फ्यूचर से। फ्यूचर में हमारी भयंकर जंग छिड़ी है, लेकिन हमारे दुश्मन कोई इंसान नहीं है बल्कि एलियंस हैं। हम उन एलियन से जंग हार रहे हैं, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो फ्यूचर में आने वाले 11 महीनों में हमारे दुश्मन पृथ्वी से सारे इंसानों और जीवों का नामो निशान मिटा देंगे। इस जंग में हमें जरूरत है अपने माता पिता की, अपने दादा दादियों की। अब आप लोग ही हैं जो जंग में हमारा साथ देकर फ्यूचर में इंसानों का वजूद बचा सकते हैं। फ्यूचर से आए उन लोगों के इस संदेश ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस घटना के बाद दुनिया भर की सरकार एकजुट हो गई थी और फ्यूचर में अपनी सेना भेजकर अपने आने वाले जनरेशन को बचाने की मुहिम में लग गई थी। आज उस घटना को 1 साल बीत चुके थे। फ्यूचर से आए वे लोग कुछ सोल्जर्स और कुछ साइंटिस्ट्स थे। उन लोगों ने अब तक सरकार को जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक फ्यूचर में उनका सामना जिन एलियन से होने वाला था उन्हें व्हाइट स्पाइक्स कहा जाता था। व्हाइट स्पाइक्स ने फ्यूचर में इंसानों की आबादी लगभग खत्म ही कर दी थी। इसलिए फ्यूचर से आए वे लोग चाहते थे कि व्हाइट स्पाइक्स से जंग में उनकी मदद करने के लिए वर्तमान के लोगों को फ्यूचर में भेजा जाए। फ्यूचर के लोगों ने अपने समय में जंप लिंक नामक एक टाइम मशीन का निर्माण किया था जिससे वे वर्तमान में आए थे। अब उन्होंने वर्तमान में भी जंप लिंक्स स्थापित कर दिए थे जिसकी मदद से वे वर्तमान समय के लोगों को भी फ्यूचर में भेज सकते थे। इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए सरकार द्वारा दुनिया भर से 1000 सैनिकों को चुना गया और उन्हें फ्यूचर में 28 साल आगे भेज दिया गया। वर्तमान से फ्यूचर में जंग लड़ने जाने वाले किसी भी सैनिक को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही फ्यूचर में भेजा जाता था और जो सैनिक जंग में जिंदा बचे रहते थे वो 1 हफ्ते बाद अपने आप ही फ्यूचर से वर्तमान में वापस लौट आते थे। हालांकि पहली बार भेजे गए उन 1000 सैनिकों में सिर्फ चंद सैनिक ही जिंदा लौटे थे, लेकिन फिर भी सरकार रुकी नहीं। वो हर हफ्ते दुनिया भर से हजारों सैनिक जंग के लिए फ्यूचर में भेजती रही। पर फ्यूचर में भेजने से पहले सैनिकों का एक खास टेस्ट किया जाता था और उस टेस्ट से ये फैसला किया जाता था कि कौन फ्यूचर में जाने के काबिल है और कौन नहीं। हालांकि दुनिया भर की मिलिट्री फोर्स में 50% सैनिक ही फ्यूचर की जंग में जाने के काबिल थे। इसलिए सरकार आम नागरिकों के भी टेस्ट करवाकर उन्हें जबरदस्ती जंग में भेज रही थी। हर हफ्ते हजारों लोग जंग के लिए फ्यूचर में भेजे जाते थे, पर उनमें से कुछ गिनती भर लोग ही जिंदा वापस आ पाते थे। उनमें भी कोई अपने हाथ गंवाकर लौटता था तो कोई अपने पैर। लेकिन फ्यूचर में हजारों सैनिक भेजने के बावजूद इंसान व्हाइट स्पाइक्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे।
वहीं वर्तमान समय में जंग में अपनी फैमिली मेंबर्स को खोने के बाद आम नागरिकों ने इस जंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वे सड़कों पर उतर आए थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि वे आम लोगों और सैनिकों को जबरदस्ती जंग में झोंकना बंद करें। लेकिन उन्हें अनदेखा करते हुए सरकार अपनी आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इन दिनों डैन की बेटी म्यूरी भी इस बात से डरी हुई थी कि न जाने कब उसके माता पिता को भी जबरदस्ती जंग में धकेल दिया जाएगा। इसी बीच एक दिन डैन अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी डैन का मोबाइल बजा। डैन ने देखा कि उसके मोबाइल पर गवर्नमेंट द्वारा भेजा एक इमरजेंसी अलर्ट आया था, जिसमें लिखा था कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर डैन को अभी मिलिट्री ऑफिस आकर टेस्ट करवाना होगा कि वो जंग में भेजे जाने के काबिल है या नहीं। इस पर डैन भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मिलिट्री के ऑफिस में पहुंच गया। वहां पर फ्यूचर से आए सोल्जर्स और साइंटिस्ट्स की एक टीम मौजूद थी। वे लोग ही वर्तमान के लोगों की जांच करके चुनते थे कि कौन जंग में जाने के काबिल है और कौन नहीं। उन्होंने डैन को एक चेयर पर बिठाकर उसे सीट बेल्ट से बांध दिया। उसके बाद एक आधुनिक मशीन को वहां लाया गया। उन्होंने डैन को उस मशीन में अपना हाथ घुसाने को कहा। डैन ने जैसे ही मशीन में अपना हाथ डाला, तभी उस मशीन ने केवल डैन की नब्ज देखकर ही उसके आने वाले फ्यूचर के सारे रिकॉर्ड्स स्क्रीन पर शो कर दिए। उन रिकॉर्ड्स में डैन का डेथ सर्टिफिकेट भी मौजूद था। एक सोल्जर ने डैन को बताया, आज से 7 साल बाद 10 अक्टूबर 2030 के दिन आपकी मौत हो जाएगी, इसलिए आपको फ्यूचर के जंग में भेजने के लिए चुना जाता है। ये सुनकर डैन को झटका सा लगा। दरअसल फ्यूचर के लोगों को वर्तमान के ऐसे लोगों की जरूरत थी जो 2051 के पहले ही मर चुके हों, ताकि वो किसी भी टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स से बच सकें। क्योंकि कोई इंसान जो 2051 तक मरा ना हो, अगर वो फ्यूचर में जाता है तो वहां उसका एक फ्यूचर वाला रूप भी होगा, और यदि वो वर्तमान से आया इंसान फ्यूचर के जंग में मारा जाता है तो उसका फ्यूचर वाला रूप भी खत्म हो जाएगा। इस पैराडॉक्स से बचने के लिए ही फ्यूचर के लोग 2051 से पहले मर चुके लोगों को ही फ्यूचर में भेज रहे थे। डैन ने फ्यूचर के सोल्जर से पूछा कि आखिर 7 साल बाद उसकी मौत कैसे होगी, पर सोल्जर्स जंग के लिए चुने जाने वाले लोगों को उनकी मौत की वजह नहीं बता सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें अपनी मौत की वजह पता होगी तो आगे जाकर वो अपनी मौत को टाल सकते हैं। इससे फ्यूचर में भी वो जिंदा रहेंगे और फ्यूचर की जंग में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसके बाद उन्होंने उस मशीन से डैन के हाथ में एक डिवाइस फिट कर दिया, जिसके सेंसर्स डैन के हाथ की नब्ज से जुड़ गए। फिर एक सोल्जर ने डैन को बताया, इस डिवाइस को जंप बैंड कहा जाता है। ये जंप बैंड हमारे जंप लिंक डिवाइस से जुड़ा है। ये आपको फ्यूचर में ले जाएगा और 7 दिन बाद अपने आप ही फ्यूचर से वापस वर्तमान में ले आएगा। जंग में अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपके परिवार को $10 लाख दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप जंग में जाने से इनकार करते हैं या कहीं भागने की कोशिश करते हैं तो इस जंप बैंड में लगे ट्रैकर से आपको ढूंढ लिया जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको 24 घंटे की मोहलत दी जा रही है। आप अपने परिवार को अलविदा कहकर और अपने जरूरी काम निपटाकर बेसिक ट्रेनिंग के लिए यहाँ वापस आइए। इस निर्देश के साथ सोल्जर्स ने डैन को छोड़ दिया। डैन मायूस होकर अपनी पत्नी एमी के पास लौटा। डैन के हाथ में वो जंप बैंड देखते ही एमी को सारा माजरा समझ आ गया। एमी ने डैन से कहा, मैं तुम्हें जंग में नहीं जाने दूंगी। उस जंग से सिर्फ 30% लोग ही जिंदा लौट कर आते हैं और उनका भी इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। इससे पहले कि वे लोग तुम्हें जंग में भेजे, हम यहाँ से भाग चलते हैं। इस पर डैन ने कहा, मैं चाहे कहीं भी छुप जाऊं, इस जंप बैंड की मदद से गवर्नमेंट मुझे 1 सेकंड में ढूंढ लेगी। ये सुनकर एमी ने कहा, फिर तो हमें इस जंप बैंड को निकालना होगा और ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। डैन एमी का इशारा समझ गया। दरअसल एमी डैन को उसके पिता जेम्स के पास जाने के लिए कह रही थी। डैन का पिता जेम्स एक मैकेनिकल इंजीनियर था और मिलिट्री में एक सोल्जर भी रह चुका था, लेकिन जेम्स कई साल पहले डैन और अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया था, इसलिए डैन जेम्स से नफरत करता था। पर आज एमी की रिक्वेस्ट करने पर वो मदद के लिए जेम्स के पास आ गया। जेम्स एक अमीर बिजनेसमैन के प्राइवेट एयरपोर्ट पर रह रहा था और उसके प्लेन्स के मेंटेनेंस का काम कर रहा था। जेम्स डैन के हाथ में जंप बैंड देखते ही समझ गया कि उसे भी फ्यूचर की जंग में भेजने के लिए चुन लिया गया है। जेम्स उस जंप बैंड की टेक्नोलॉजी से वाकिफ था, क्योंकि वो पहले भी कुछ लोगों के जंप बैंड्स निकाल चुका था। जेम्स डैन का जंप बैंड निकालने लगा, लेकिन डैन और जेम्स के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस छिड़ गई, जिसके बाद डैन गुस्से में आकर जंप बैंड निकलवाए बिना ही वहां से चला गया। घर लौटकर डैन ने एमी से कहा कि अब उसके पास जंग में जाने के सिवा और कोई चारा नहीं है, लेकिन उसने एमी को भरोसा दिलाया कि वो एक एक्स सोल्जर रह चुका है और वो जंग से सही सलामत घर लौटेगा। इस तरह अपनी पत्नी और बेटी को अलविदा कहकर डैन मिलिट्री बेस के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर डैन ने देखा बेस पर जंग के लिए चुने गए ज्यादातर सिपाही या तो अधेड़ उम्र के या बूढ़े थे,
जो लोग कभी कोई हथियार देखकर ही घबरा जाते थे, उन लोगों के हाथों में भी मशीन गन्स थमा दिए गए थे। वहीं डैन की कुछ लोगों से जान पहचान हो गई, जिनमें से एक था चार्ली, जो एक वातावरण विज्ञानी यानी कि एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट था, और दूसरा था डोरियन, जो एक एक्स सोल्जर था। डोरियन पहले भी 2 बार फ्यूचर के जंग में जा चुका था। उसने जंग में एक व्हाइट स्पाइक को भी मारा था। उस व्हाइट स्पाइक का पंजा वो तावीज की तरह हमेशा अपने गले में लटकाए रखता था। कुछ देर बाद फ्यूचर के सोल्जर्स ने डैन और बाकी सैनिकों को मीटिंग के लिए बुलाया और उन्हें बताया कि उनके फ्यूचर में जाते ही फ्यूचर के सोल्जर्स उनसे संपर्क करेंगे और उन्हें उनका मिशन सौंपेंगे। इसी दौरान चार्ली ने उनसे सवाल किया, अगर हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं तो क्यों ना हम जंग से पहले के समय में चले जाएं और व्हाइट स्पाइक्स के आने से पहले ही उन्हें खत्म करने के लिए तैयार रहें। इस पर एक सोल्जर ने बताया, जब व्हाइट स्पाइक्स ने हमला किया उस वक्त हमारा जंप लिंक डिवाइस एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही था। हम बड़ी मुश्किल से एक वर्म होल बना पाए हैं जो हमें समय में केवल 28 साल ही आगे या पीछे ले जा सकता है, और व्हाइट स्पाइक्स तो 2048 यानी कि आज से 25 साल बाद आने वाले हैं, इसलिए उस वक्त में पहुंचना संभव नहीं है। हम केवल 28 साल आगे 2051 में ही जा सकते हैं। साथ ही समय लगातार आगे बढ़ता रहता है, इसलिए अगर आप फ्यूचर में 1 हफ्ता बिताकर आएंगे तो वर्तमान में भी आपके लिए 1 हफ्ता बीत जाएगा। जंप लिंक ऐसे ही काम करता है। इसी के साथ पूरे मिलिट्री बेस में अलार्म बज उठा और फ्यूचर सोल्जर्स ने सारे लोगों को एक बड़े से खुले मैदान में लाकर एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब वो समय आ गया था जब डैन और बाकी लोगों को फ्यूचर में भेजा जाने वाला था। इसी के साथ जंप लिंक शुरू की गई, जिससे उस मैदान के ऊपर एक वर्म होल खुल गया। इसके बाद एक सोल्जर ने सभी को बताया, ये जंप लिंक है जो आप लोगों को फ्यूचर में ले जाएगा और मियामी शहर में जमीन से 5 फीट ऊपर ड्रॉप कर देगा। अब आप जंप के लिए तैयार हो जाइए। इसी के साथ जंप लिंक मशीन को ऑपरेट कर रही ऑपरेटर के एक बटन दबाते ही सारे लोग वर्म होल में खींचने लगे, लेकिन तभी ऑपरेटर के कंप्यूटर पर एक अलर्ट आया कि जंप लिंक डिवाइस में कुछ खराबी आ गई है। उसने मिशन को रद्द करना चाहा, पर तब तक देर हो चुकी थी। सारे लोग जंप लिंक में खिंच चुके थे। जंप लिंक में खराबी का अंजाम इतना भयानक हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। जंप लिंक सारे लोगों को फ्यूचर में तो ले आई, पर उन्हें आसमान पर ही ड्रॉप कर दिया। सारे लोग बारिश की बूंदों की तरह आसमान से जमीन पर गिरने लगे। डैन, चार्ली, डोरियन और कुछ चंद लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वे लोग एक बिल्डिंग की छत पर बने पूल पे गिरे, लेकिन बाकी के लोग ठोस जमीन पर गिरकर दर्दनाक मौत मारे गए। डैन और उसके बचे हुए साथी पूल से बाहर आए, तभी उन्होंने देखा कि वो पूरा शहर जंग का मैदान बना हुआ था और इमारतें धूं धूं कर जल रही थी। साथ ही पूरे शहर में किसी जानवर के गुर्राहट जैसी आवाज गूंज रही थी। इससे सभी डरे हुए थे। इतने में ही फ्यूचर की मिलिट्री की लेफ्टिनेंट ने उनसे कांटेक्ट किया। लेफ्टिनेंट ने उन्हें बताया, व्हाइट स्पाइक्स ने इस पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। अब इस शहर को बचा पाना नामुमकिन है, इसलिए हमारी एयरफोर्स जल्द ही इस शहर पर बम गिराने वाली है, जिससे व्हाइट स्पाइक्स के साथ यहाँ मौजूद हर एक चीज तबाह हो जाएगी। लेकिन आपसे कुछ दूर एक रिसर्च लैब में हमारे कुछ साइंटिस्ट्स फंसे हुए हैं। आपका मिशन है धमाके से पहले उन्हें रेस्क्यू करके इस शहर से बाहर निकालना। इसके बाद लेफ्टिनेंट ने डैन से कहा, डैन, तुम्हारी प्रोफाइल बता रही है कि तुम एक एक्स सोल्जर रह चुके हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इस मिशन को लीड करो। ये सुनते ही डैन ने कमान संभाली और अपने साथियों को लेकर उस रिसर्च लैब के अंदर आ गया। वो लैब पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी और वहाँ दीवारों पर हर तरफ धारदार डंक जैसी कोई चीज धंसी हुई थी। वे लोग साइंटिस्ट्स को ढूंढते हुए जब थोड़ा और आगे गए तो सामने के एक भयानक दृश्य ने उनकी रूह कंपा दी। उन्हें छत से लटकती ढेर सारे लोगों की लाशें नजर आई। डैन ने जब ये खबर लेफ्टिनेंट को दी तो वो भी निराश हो गई, क्योंकि ये लोग वही साइंटिस्ट थे जिन्हें लेफ्टिनेंट रेस्क्यू करवाना चाहती थी। लेफ्टिनेंट ने डैन से कहा, व्हाइट स्पाइक्स इसी तरह शिकार करते हैं, वे इंसानों को मारकर खा जाते हैं, पर अगर वो उन लाशों को छोड़ गए हैं तो वो उन्हें खाने जल्द ही वापस आएंगे। इसलिए तुम लोग फौरन लैब में मौजूद सारे कंप्यूटर डेटा और केमिकल्स उठाओ और वहां से निकलो। इस पर डैन और उसकी टीम ने फौरन सारा कंप्यूटर डेटा और केमिकल हासिल कर लिया। लेकिन तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिली कि एयरफोर्स की टीम शहर पर बम गिराने निकल चुकी है और उनके पास शहर से निकलने के लिए सिर्फ 6 मिनट हैं। ये खबर मिलते ही डैन और उसकी टीम सीढ़ियों से होते हुए तुरंत लैब से बाहर निकलने लगे। वे सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि तभी उनमें सबसे पीछे चल रहा एक आदमी अचानक रुक गया। उस आदमी की निगाहें ऊपर की ओर थी, जहां उसे हवा में लहराती सांप जैसी कोई चीज दिख रही थी। उस आदमी को देख डैन ने अपनी बंदूक की लाइट ऊपर की ओर की। तभी उन्होंने देखा कि ऊपरी मंजिल पर एक व्हाइट स्पाइक घात लगाए बैठा था। चाकू से पहने उसके धारदार दांत खून और इंसानी मांस से सने हुए थे। वो सांप जैसी हवा में लहराती चीज
उसी व्हाइट स्पाइक का एक टेंटिकल था। अगले ही पल उस व्हाइट स्पाइक ने अपने टेंटिकल से एक बड़ा नुकीला डंक छोड़ा जो गोली की रफ्तार से एक आदमी के सीने में धंस गया। उस आदमी ने वहीं दम तोड़ दिया। ये देख डैन और उसके साथियों ने उस व्हाइट स्पाइक्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वहां एक नहीं बल्कि कई सारे व्हाइट स्पाइक्स थे जो मौत बनकर डैन और उसके साथियों पर झपटने लगे। उन व्हाइट स्पाइक्स पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो बड़ी ही बेदर्दी से एक के बाद एक डैन के साथियों को मारते जा रहे थे। डैन और उसके बाकी बचे साथी किसी तरह लैब से बाहर निकल आए और बेतहाशा भागते रहे। कुछ दूर जाते ही उन्हें अपने सामने गाड़ियों में कुछ सोल्जर्स आते दिखाई दिए जो उन्हें ही बचाने आ रहे थे। ये देख उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन अगले ही पल व्हाइट स्पाइक्स का एक और झुंड भागता हुआ आया और मिलिट्री की गाड़ियों को टक्कर मारकर पलटा दिया। उन खूंखार व्हाइट स्पाइक्स ने सारे सोल्जर्स को अपने पैने दांतों से चीर फाड़ कर रख दिया। ये देख डैन और उसके साथियों की खुशी निराशा में बदल गई। अगले ही पल व्हाइट स्पाइक्स झुंड के झुंड उन पर आग बनकर बरस पड़े। उन्होंने अपने डंक से डैन के कई साथियों को मौत के घाट उतार दिया। डैन और उसके बाकी बचे साथी अभी इस मुसीबत से जूझ ही रहे थे कि तभी एयरफोर्स की टीम भी वहां पहुंच गई और शहर पर बम बरसाने लगी। लेकिन डैन ने हिम्मत नहीं हारी। वो बाकी बचे लोगों को लेकर किसी तरह भागता रहा। वे शहर से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी एक बम का धमाका उनके कुछ करीब ही हुआ, जिससे वे दूर जा गिरे और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब डैन की आंखें खुली तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल की बेड पर पाया। डैन ने एक झलक अपने जंप बैंड में देखा। उसे फ्यूचर में आए एक दिन हो चुका था। डैन के साथ वहां चार्ली भी मौजूद था। डैन चार्ली के साथ जब वहां से बाहर आया तो देखा कि वे लोग एक मिलिट्री बेस पर थे। वहीं बेस के बाहर डोरियन मायूस बैठा हुआ था। डैन और चार्ली उसके पास गए और पूछा कि उनके बाकी साथी कहाँ हैं। इस पर डोरियन ने बताया कि इस जंग में उनके बहुत से साथी मारे जा चुके हैं और बाकियों को दोबारा जंग में भेज दिया गया है। ये सुनकर डैन भी निराश हो गया। तभी मिलिट्री के 2 सोल्जर्स उनके पास आए और कहा, डैन फॉरेस्टर, हमारी लेफ्टिनेंट आपसे मिलना चाहती है, आप हमारे साथ आइए और चार्ली और डोरियन, आप दोनों दोबारा जंग में जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसी के साथ सोल्जर्स डैन को लेफ्टिनेंट के पास ले आए। लेफ्टिनेंट ने लैब से डेटा और केमिकल्स लाने के लिए डैन का धन्यवाद किया। इतने में ही एक सोल्जर वहां आई और लेफ्टिनेंट को लेफ्टिनेंट फॉरेस्टर कहकर पुकारते हुए उन्हें कुछ बताने लगी। लेकिन फॉरेस्टर तो डैन का भी सरनेम था। उस सोल्जर के जाने के बाद डैन ने लेफ्टिनेंट से पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, आप कौन से शहर से हैं? इस पर लेफ्टिनेंट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां से आप हैं। बस इतना सुनते ही डैन समझ गया कि लेफ्टिनेंट फॉरेस्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर है। फ्यूचर की अपनी बेटी से मिलकर डैन भावुक हो गया। डैन को यह देखकर गर्व हो रहा था कि फ्यूचर में म्यूरी मिलिट्री रिसर्च टीम की हेड बन गई थी, पर वहीं म्यूरी अपने फ्यूचर को लेकर खुश नहीं थी। म्यूरी ने डैन से कहा, डैड, मेरे आदेश पर ही आपको फ्यूचर में भेजा गया है। वक्त आने पर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली हूँ, क्या आप हमारी मदद करेंगे? इस पर डैन म्यूरी की हर संभव मदद करने को तैयार हो गया। इसके बाद म्यूरी डैन को कैंप के अंदर ले आई, जहां उसने कंप्यूटर पर डैन का एक सबसे अलग और खूंखार व्हाइट स्पाइक से परिचय कराया। म्यूरी ने डैन को बताया, ये एक फीमेल व्हाइट स्पाइक है। अब तक हमने सिर्फ एक ही फीमेल व्हाइट स्पाइक देखी है। फीमेल व्हाइट स्पाइक अंडरग्राउंड घोंसले बनाती है और वहां नए व्हाइट स्पाइक्स को जन्म देती है और मेल व्हाइट स्पाइक्स फीमेल की सुरक्षा करते हैं। फीमेल बहुत ही तेजी से व्हाइट स्पाइक्स की संख्या बढ़ा रही है, इसलिए सबसे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। इसके बाद म्यूरी ने आगे बताया, हमने एक टॉक्सिन की खोज की है जो मेल व्हाइट स्पाइक्स को तो मार सकती है, लेकिन उस टॉक्सिन का फीमेल व्हाइट स्पाइक पर कोई असर नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमने तय किया है कि हम फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़कर लैब में ले जाएंगे। मुझे यकीन है कि फीमेल व्हाइट स्पाइक के शरीर में ही हमें उसे खत्म करने का तरीका मिल सकता है। अगर हमने फीमेल को मारने वाला टॉक्सिन तैयार कर लिया तो उससे मेल भी आसानी से मर जाएंगे। ये बताकर म्यूरी डैन को बाकी सोल्जर्स के पास ले आई और डैन से कहा, हम फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़ने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप इस मिशन में हमारा साथ दें। इस पर डैन खुशी से राजी हो गया। इसके बाद म्यूरी डैन और अपनी टीम को लेकर व्हाइट स्पाइक्स के घोंसलों की तरफ निकल गई। हेलीकॉप्टर पर आगे बढ़ते हुए डैन ने देखा कि व्हाइट स्पाइक्स हर जगह फैले हुए थे और पृथ्वी पर मौजूद हर जीव जंतु का शिकार करके उन्हें खा रहे थे। डैन ने म्यूरी से पूछा, आखिर ये व्हाइट स्पाइक्स यहाँ कब और कैसे आए थे? इस पर म्यूरी ने बताया, न जाने कैसे पर ये अचानक ही पृथ्वी पर जैसे प्रकट हो गए। इन्हें अंतरिक्ष में ना तो हमारा कोई सैटेलाइट डिटेक्ट कर पाया और ना ही किसी को इनका स्पेसशिप मिला। सबसे पहले ये सन 2048 में नॉर्दर्न रशिया के एक आइलैंड से निकले,
फिर केवल 3 साल के अंदर ही ये अनगिनत तादाद में पूरी दुनिया में फैल गए। ये सुनकर डैन ने पूछा, आखिर इनका मकसद क्या है? म्यूरी ने जवाब दिया, इनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है खाना। इस पृथ्वी पर मौजूद हर जिंदा जीव इनके लिए खाना है। इसी के साथ वे लोग फीमेल व्हाइट स्पाइक के घोंसले तक पहुंच गए। उन्होंने फीमेल को पकड़ने का वो समय चुना था जब सारे मेल शिकार पर निकले थे। व्हाइट स्पाइक के घोंसलों के कई सारे मुहाने थे और वे सभी अंडरग्राउंड सुरंग से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सोल्जर्स ने एक बड़ा पिंजरा एक सुरंग के अंदर डाल रखा था और बाकी सुरंगों में आग बरसा रहे थे, जिससे बचती हुई फीमेल व्हाइट स्पाइक पिंजरे वाले सुरंग की ओर आती जा रही थी। सोल्जर्स ने उस पर रस्सी डाल दी थी और उसे खींचकर पिंजरे में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो फीमेल व्हाइट स्पाइक गुस्से में सुरंग से बाहर आई और उन सोल्जर्स को अपने पंजों और दांतों से चीर फाड़ कर रख दिया। ये देख म्यूरी ने डैन को हेलीकॉप्टर में ही रहने का आदेश दिया और बाकी सोल्जर्स को लेकर खुद उस सुरंग में उतर आई। म्यूरी और उसके सोल्जर्स फीमेल व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में डालने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक मेल व्हाइट स्पाइक्स को फीमेल के मुसीबत में होने की भनक मिल चुकी थी। वे झुंड के झुंड उनकी ओर आने लगे। उन्हें देख डैन भी म्यूरी की मदद करने सुरंग में उतर आया। डैन और म्यूरी ने अपनी जान पर खेलकर उस फीमेल को पिंजरे में बंद कर ही दिया। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर उस पिंजरे को उड़ाता हुआ वहां से दूर ले जाने लगा, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। अब व्हाइट स्पाइक्स के झुंड सारे सोल्जर्स पर टूट पड़े थे। डैन और म्यूरी किसी तरह उनसे बचते हुए एक गाड़ी में सवार हो गए, जिसके ऊपर एक मशीन गन लगी थी। डैन सनसनाते हुए गाड़ी भगाने लगा और म्यूरी मशीन गन से व्हाइट स्पाइक्स के चिथड़े उड़ाने लगी। इस तरह वे दोनों व्हाइट स्पाइक्स को चकमा देकर बच निकले। फिर एक जगह पर आकर म्यूरी ने फ्लेयर गन फायर करके अपने साथियों को इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया। इस दौरान डैन को अपनी बेटी म्यूरी के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल गया था। डैन ने म्यूरी से कहा, फ्यूचर सोल्जर्स ने यहाँ भेजने से पहले मुझे बताया था कि 7 साल बाद मेरी मौत हो जाएगी। मुझे जानना है कि मेरी मौत कैसे हुई और उसके बाद तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ। इस बात पर म्यूरी पहले तो डैन से बहुत ज्यादा नाराज हो गई, लेकिन फिर डैन के जोर देने पर उसने बताया, आप अपना ड्रीम जॉब हासिल ना कर पाने की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। मैं 12 साल की थी जब आप माँ को छोड़कर चले गए थे। उस वक्त माँ तो जैसे अंदर से टूट गई थी। उसके कुछ सालों बाद ही आप दोनों का डिवोर्स हो गया। फिर जब मैं 16 साल की हुई तब हमें हॉस्पिटल से एक कॉल आया। हमें बताया गया कि आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर माँ और मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। हम जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक आपकी मौत हो चुकी थी। माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो हमेशा यही चाहती थी कि मैं आपको भूल जाऊं, पर मैं आपको कभी भुला नहीं पाई। अब आप सच्चाई जानते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप वो गलती फिर न दोहराएं, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती। ये सुनकर डैन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इसी के साथ एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने वहां पहुंच गया और वे दोनों उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को लेकर समंदर के बीच मौजूद अपने रिसर्च बेस पर आ गए। वो दुनिया का आखिरी बचा रिसर्च बेस था, जहां कुछ बड़े देशों की सेना और साइंटिस्ट्स एकजुट होकर काम कर रहे थे और वहीं पर उनका जंप लिंक डिवाइस भी मौजूद था। उस जगह की सुरक्षा के लिए उसे चारों ओर से 2 लेयर्स मोटी लोहे की दीवारों से घेर दिया गया था। कुछ वक्त बाद डैन म्यूरी के लैब में आया, जहां म्यूरी ने उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को जंजीरों से बांध रखा था और टेस्ट के लिए उसका खून निकाल रही थी। अब डैन को फ्यूचर में आए 6 दिन बीत चुके थे और अगले दिन वो अपने आप वापस प्रेजेंट टाइम में चला जाने वाला था। डैन ने म्यूरी से पूछा, क्या इस व्हाइट स्पाइक को यहाँ लैब में रखना सुरक्षित है? इस पर म्यूरी ने कहा, फिक्र मत कीजिए, हम सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे इसे हर घंटे बेहोशी का इंजेक्शन लगाते रहना पड़ता है ताकि मेरा काम होने तक ये काबू में रहे। म्यूरी ने आगे डैन को बताया, इस फीमेल के जेनेटिक्स मेल से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन इसके शरीर में कुछ तो ऐसा है जो इसे टॉक्सिन से बचा रहा है। हमें बस उसी का पता लगाना है। इस काम में डैन भी म्यूरी के साथ था। दोनों ने मिलकर फीमेल व्हाइट स्पाइक के ब्लड पर टॉक्सिन्स के टेस्ट शुरू कर दिए। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और सुबह तक वे टॉक्सिन बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन तभी अचानक ही फीमेल व्हाइट स्पाइक बेहोशी से जाग उठी और इसी के साथ पूरे रिसर्च बेस पर अलार्म बजने शुरू हो गए। उन्होंने देखा कि फीमेल को ढूंढते हुए लाखों की संख्या में मेल व्हाइट स्पाइक्स वहां आ पहुंचे थे। व्हाइट स्पाइक्स जमीन पर फुर्तीले होने के साथ ही समंदर में गोते लगाने में भी माहिर थे। उन्हें ना तो लोहे की दीवारें रोक पा रही थी और ना ही बम के धमाके। वे फीमेल की तलाश में रिसर्च लैब को तहस नहस करते जा रहे थे। दूसरी ओर अब डैन के भी वापस प्रेजेंट में लौटने का टाइमर शुरू हो चुका था। उसके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। ये देख म्यूरी ने डैन से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको यहाँ बुलाने की वजह बताऊं। दरअसल यहाँ व्हाइट स्पाइक्स की तादाद बहुत ज्यादा है और टॉक्सिन बहुत कम, जिस वजह से हमारा व्हाइट स्पाइक को यहाँ हरा पाना नामुमकिन है।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस टॉक्सिन को अपने साथ अपने वर्तमान समय में ले जाएं और साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसे बड़े पैमाने पर बनाएं। वर्तमान में आपके पास समय और टॉक्सिन दोनों होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि व्हाइट स्पाइक्स के हमले से पहले आप उन्हें खत्म करने का कोई न कोई तरीका जरूर सोच लेंगे और ये युद्ध शुरू होने ही नहीं देंगे। क्या आप ये जिम्मेदारी उठाएंगे? इस पर डैन ने भावुक होकर म्यूरी से वो टॉक्सिन ले लिया, पर उसने म्यूरी से वादा किया कि वो टॉक्सिन लेकर म्यूरी को बचाने फ्यूचर में वापस लौटेगा। इसके बाद म्यूरी डैन को हेलीकॉप्टर की ओर ले जाने लगी ताकि डैन प्रेजेंट में लौटने तक आसमान में सुरक्षित रह सके, पर तब तक व्हाइट स्पाइक्स पूरे रिसर्च बेस पर फैल चुके थे। म्यूरी और डैन व्हाइट स्पाइक्स का सामना करते हुए हेलीपैड की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी उधर मेल व्हाइट स्पाइक्स फीमेल तक पहुंच गए और उसे आजाद कर दिया। इधर म्यूरी और डैन हेलीकॉप्टर तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी फीमेल व्हाइट स्पाइक ने अपने डंक से म्यूरी पर वार कर दिया, जिससे म्यूरी घायल होकर गिर पड़ी। हालात को देखते हुए म्यूरी ने डैन को वो टॉक्सिन थमा दी, लेकिन तभी वो फीमेल व्हाइट स्पाइक तेजी से उनकी ओर लपकी, जिससे वो प्लेटफॉर्म ही टूट गया और म्यूरी और फीमेल व्हाइट स्पाइक दोनों ही नीचे समंदर में गिरने लगे, जहां हजारों व्हाइट स्पाइक्स के झुंड थे। ये देख डैन भी म्यूरी को बचाने नीचे कूद पड़ा, पर तभी उसका वक्त खत्म हो गया और डैन एक झटके में ही फ्यूचर से प्रेजेंट में आ गिरा। प्रेजेंट में आते ही डैन बेहोश हो गया। कुछ समय बाद सोल्जर्स डैन को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही डैन बदहवास सा जाग उठा। टॉक्सिन की शीशी अब भी उसके हाथ में ही थी। उसने सोल्जर से कहा, इस टॉक्सिन को बड़े पैमाने पर बनाना शुरू करो, हमें इसे जल्द से जल्द फ्यूचर में भेजना होगा। पर एक सोल्जर ने उसे बताया, अब ये संभव नहीं है, फ्यूचर में व्हाइट स्पाइक्स ने हमारे जंप लिंक को तबाह कर दिया है, इसलिए अब ना तो हम कोई सामान फ्यूचर में भेज सकते हैं और ना खुद जा सकते हैं, हम हार चुके हैं। ये सुनकर डैन निराश हो गया और म्यूरी को याद करता हुआ रोने लगा। वहीं डैन के साथ कुछ और लोग भी फ्यूचर से जिंदा लौट आए थे, जिनमें चार्ली और डोरियन भी शामिल थे। फिर वे सारे बचे हुए सैनिक मिलिट्री बेस से बाहर आए, जहां उनका परिवार उनके स्वागत में खड़ा था। वहीं डैन की पत्नी एमी डैन को जिंदा देख खुशी से रो पड़ी। वो डैन को घर ले आई, लेकिन डैन अब भी मायूस था, क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में उसकी बेटी म्यूरी मारी जाएगी। वो रात भर म्यूरी के कमरे में बैठा उसे बस देखता रहा, पर डैन की ये मायूसी एमी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने डैन से उसकी मायूसी की वजह पूछी। इस पर डैन ने उसे फ्यूचर की सारी घटना बयान की। उसने बताया कि कैसे वो फ्यूचर की म्यूरी से मिला था। उन्होंने साथ में टॉक्सिन बनाया, लेकिन व्हाइट स्पाइक्स ने उसकी आंखों के सामने म्यूरी को मार दिया। ये सुनकर एमी के भी आंसू छलक उठे। डैन ने आगे कहा, अब मेरे पास टॉक्सिन तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूं, क्योंकि म्यूरी ने बताया था कि सन 2048 में व्हाइट स्पाइक्स अचानक ही पृथ्वी पर आ धमके थे। उन्हें अंतरिक्ष से आते हुए ना तो कोई सैटेलाइट डिटेक्ट कर पाया और ना ही उनका स्पेसशिप किसी को मिला। अगर हमें ये पता चल जाए कि वो कैसे आए, तो हम उन्हें आते ही खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर एमी ने अंदाजा बांधते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि व्हाइट स्पाइक्स 2048 से पहले ही पृथ्वी पर आ गए हों और रशिया के किसी दूर दराज इलाके में छुपकर रह रहे हों। ये सुनते ही जैसे डैन की दिमाग की बत्ती जल उठी। वो उसी वक्त डोरियन से मिला, जिसके पास व्हाइट स्पाइक का एकमात्र अंश यानी कि वो पंजा था। डैन डोरियन के साथ उस पंजे को लेकर चार्ली की लैब में जा पहुंचा। जैसा कि चार्ली एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट था, इसलिए डैन ने उसे वो पंजा जांच करने को दिया। चार्ली ने जब माइक्रोस्कोप पर बारीकी से उस पंजे की जांच की, तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। चार्ली ने उन्हें बताया, इस पंजे पर मुझे ज्वालामुखी की राख मिली है, लेकिन ये राख रशिया के ज्वालामुखी की नहीं है, बल्कि चाइना के किसी ज्वालामुखी की है। ये सुनकर डैन के मन में सवाल उठा। उसने कहा, ये बात तो तय है कि व्हाइट स्पाइक्स नॉर्दर्न रशिया के किसी आइलैंड से आए थे, फिर भला उनके पंजे में चाइना के ज्वालामुखी की राख कैसे है? आखिर चाइना के ज्वालामुखी की राख रशिया के उस आइलैंड तक कैसे पहुंच सकती है? इस पर चार्ली ने कहा, इसका जवाब तो कोई ज्वालामुखी का एक्सपर्ट ही दे सकता है। उसी वक्त डैन के दिमाग में एक ज्वालामुखी एक्सपर्ट का ख्याल आया, जो था उसके स्कूल का एक स्टूडेंट मार्टिन। वे तीनों फौरन मार्टिन के पास पहुंच गए। डैन ने मार्टिन से पूछा, एक जीव जो कभी नॉर्दर्न रशिया के बाहर नहीं गया, उसके पंजों में चाइना के ज्वालामुखी की राख कैसे मिल सकती है? इस पर मार्टिन ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा तो सिर्फ एक ही घटना से हो सकता है, मिलेनियम इरप्शन। दरअसल आज से 1000 साल पहले चाइना और कोरिया के बॉर्डर पर स्थित चैंगबाई नामक ज्वालामुखी में एक महाविस्फोट हुआ था। वो विस्फोट 1000 न्यूक्लियर बम धमाकों के बराबर था। इतना भयंकर कि उस ज्वालामुखी की राख लगभग आधी दुनिया में बिखर गई थी, रशिया में भी। आपको उस ज्वालामुखी की राख आज भी बर्फीली जगहों में बर्फ के नीचे दफन मिल जाएगी। ये सुनकर डैन ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो वो राख रशिया में एग्जैक्ट कहाँ गिरी होगी? इस पर मार्टिन ने एक लैपटॉप खोला
और उन्हें एक ग्लेशियर का नक्शा दिखाते हुए बताया, ये रशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुछ साल पहले कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ गहराई तक ड्रिलिंग की थी, तब उन्हें ग्लेशियर के 400 फीट नीचे चांगबाई ज्वालामुखी की राख मिली थी। हर साल होने वाले स्नोफॉल की वजह से 1000 साल में वो राख 400 फीट बर्फ के नीचे दब गई थी। ये सुनकर डोरियन ने कहा, अगर वो राख ग्लेशियर के 400 फीट नीचे है तो क्या व्हाइट स्पाइक्स 400 फीट खुदाई करके ग्लेशियर के अंदर गए होंगे और वहां से उनके पंजों में वो राख लगी होगी? मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? तभी डैन का माथा ठनका। उसने झट से कहा, नहीं, वो बर्फ खोदकर ग्लेशियर के अंदर नहीं गए, बल्कि बर्फ खोदकर ग्लेशियर से बाहर आए। यानी कि व्हाइट स्पाइक्स 1000 साल पहले ही पृथ्वी पर लैंड हो चुके थे और शायद ठंड की वजह से ग्लेशियर के नीचे बर्फ में जमकर दफन हो गए थे। यही वजह थी कि व्हाइट स्पाइक्स ना तो किसी को अंतरिक्ष से आते हुए दिखे और ना ही किसी को उनकी स्पेसशिप मिली। लेकिन डोरियन ने कहा, अगर ऐसा है तो वो 1000 साल बाद 2048 में ही बर्फ खोदकर बाहर क्यों निकले? ये सुनकर डैन ने मार्टिन से कहा, क्या तुम दिखा सकते हो कि सन 2023 से लेकर 2048 तक ये ग्लेशियर कैसा होगा? इस पर मार्टिन ने लैपटॉप पर उन्हें दिखाया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2048 तक रशिया के ग्लेशियर की लगभग सारी बर्फ पिघल जाएगी। यानी कि व्हाइट स्पाइक्स खुद बर्फ को खोदकर बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि फ्यूचर में गर्मी बढ़ने के कारण उनके ऊपर की बर्फ खुद ब खुद पिघल जाएगी, जिसकी वजह से वे अपने आप ही बाहर आ जाएंगे और इंसानों पर हमला करने लगेंगे। ये समझ आते ही डैन फौरन रक्षा मंत्री से मिला और उन्हें सारी बात बताते हुए उनके साथ मिलिट्री की एक टीम रशिया के उस ग्लेशियर में भेजने की गुजारिश की ताकि वे व्हाइट स्पाइक्स को खत्म कर सकें। लेकिन डैन के पास व्हाइट स्पाइक्स के वहां होने का कोई सबूत ना होने के कारण रक्षा मंत्री ने इस मिशन को नामंजूर कर दिया। इससे डैन और उसके साथियों को बड़ी निराशा हुई। उन्हें रशिया जाने का अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी डैन के दिमाग में अपने पिता जेम्स का ख्याल आया। डैन ने दुनिया को बचाने के लिए अपने पिता जेम्स से नफरत भुला दी और उसी वक्त उसके पास आ गया। उसने जेम्स को सारी बात बताई और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैं चाहता हूं आप मुझे और मेरी टीम को अपने प्लेन से रशिया के उस ग्लेशियर में ले जाएं, जहां उन व्हाइट स्पाइक्स का स्पेसशिप दफन है। डैन के सिर्फ इतना कहते ही जेम्स राजी हो गया और इस मिशन की तैयारी में लग गया। इतने में ही कुछ फ्यूचर सोल्जर्स वहां आ गए, जिन्हें डैन ने पहले ही सारी बात बताकर इस मिशन में शामिल कर लिया था। उस समय तक उन सोल्जर्स ने टॉक्सिन की अधिक मात्रा भी तैयार करवा ली थी और टॉक्सिन के बॉक्सेस अपने साथ ले आए थे। फिर सारी तैयारी के साथ डैन उन सोल्जर्स को लेकर रशिया के उस ग्लेशियर की ओर निकल गया। ग्लेशियर पर पहुंचते ही वे लोग आगे का सफर स्नोमोबाइल पर तय करने लगे। वे लोग ग्लेशियर के बिल्कुल टॉप पर आ गए। वहीं एक जगह पर पहुंचते ही उनके स्नोमोबाइल के मॉनिटर पर कुछ इंटरफेरेंस होने लगी। चार्ली ने बताया कि ये इंटरफेरेंस जमीन से निकल रहे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का नतीजा है। इतने में ही उन्हें थोड़ा आगे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। वे समझ गए कि व्हाइट स्पाइक्स का स्पेसशिप उसी गड्ढे के नीचे मौजूद है। उन्होंने ग्रेनेड लगाकर उस गड्ढे के आसपास धमाका कर दिया, जिससे वहां और बड़ा गड्ढा हो गया और उस गड्ढे के बीच एक बड़ी दरार बन गई। डैन और उसके साथी अपने हथियार लेकर उस दरार के अंदर घुस आए। वहीं थोड़ा आगे जाते ही आखिरकार उन्हें बर्फ में दफन व्हाइट स्पाइक्स का स्पेसशिप नजर आ गया। उन्होंने फौरन उस स्पेसशिप को काटकर उसमें एक छेद कर दिया। डैन ने जेम्स और चार्ली को स्पेसशिप के बाहर नजर रखने को कहा और बाकियों के साथ शिप के अंदर घुस गया। वे लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, शिप में रोशनी होती जा रही थी। तभी आगे चलकर वे लोग शिप के कॉकपिट पर पहुंच गए। वहीं एक चौंका देने वाला दृश्य उनके सामने आया। उस कॉकपिट में एक मरा हुआ एलियन उल्टा लटका था, लेकिन वो तो व्हाइट स्पाइक नहीं बल्कि किसी और ही प्रजाति का एलियन लग रहा था और साथ ही वो स्पेसशिप भी उल्टी थी। उसे देख डैन ने अंदाजा बांधते हुए कहा, जरूर ये स्पेसशिप का पायलट होगा। और उस उल्टी स्पेसशिप को देखकर तो लगता है कि ये पृथ्वी पर लैंड नहीं हुई थी बल्कि यहाँ क्रैश हुई थी। इसके बाद वे लोग आगे बढ़े, जहाँ एक चैम्बर में उन्हें कुछ बड़ी बड़ी गर्भ की थैली जैसी कोई चीज नजर आई। उन्होंने देखा कि उन गर्भों में कई सारे व्हाइट स्पाइक्स पनप रहे थे। उन्हें देख डैन को सारी हकीकत समझ आ गई। डैन ने बाकियों को बताया, दरअसल ये व्हाइट स्पाइक्स का स्पेसशिप नहीं है बल्कि उस एलियन का है जो कॉकपिट में हमें मरा मिला था। ये व्हाइट स्पाइक्स तो एक प्रकार के बायोलॉजिकल हथियार हैं जिन्हें वो एलियन किसी ग्रह का सफाया करने ले जा रहा था ताकि वो उस ग्रह के सारे जीवों को खत्म करके उस ग्रह पर कब्जा कर सके। लेकिन बदकिस्मती से उसका स्पेसशिप यहाँ पृथ्वी पर क्रैश हो गया। क्रैश में वो एलियन तो मर गया, लेकिन उसके ये व्हाइट स्पाइक्स 1000 साल तक अपने गर्भ में जिंदा बचे रहे। अब आगे चलकर जब गर्मी बढ़ेगी तो ये व्हाइट स्पाइक्स अपने गर्भ से बाहर निकल आएंगे और इंसानों पर हमले शुरू कर देंगे। लेकिन वो नौबत आने से पहले ही हमें इन्हें खत्म करना होगा।
इसके बाद डैन और उसके साथियों ने बॉक्स खोलकर उसमें से टॉक्सिन्स निकाले और कुछ व्हाइट स्पाइक्स के गर्भ में इंजेक्ट कर दिया। टॉक्सिन्स के असर से वे व्हाइट स्पाइक्स गलने लगे और गर्भ से बाहर आकर मर गए। टॉक्सिन के काम कर जाने से डैन और उसके साथियों की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन दूसरे ही पल उनकी खुशी खौफ में बदल गई, क्योंकि उन व्हाइट स्पाइक्स के मरने से बाकी के व्हाइट स्पाइक्स जाग गए और एक के बाद एक गर्भ से बाहर आने लगे। उनमें वो फीमेल व्हाइट स्पाइक्स भी शामिल थी। डैन और उसके साथियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, लेकिन वो गोलियों से बचते हुए शिप से बाहर निकल भागे। ये देख डोरियन ने डैन से कहा, तुम बाहर भाग रहे व्हाइट स्पाइक्स को खत्म करो, बाकियों को हम संभालते हैं। इसे सुनकर डैन बाहर भाग रहे व्हाइट स्पाइक्स के पीछे लग गया। उधर जेम्स और चार्ली भी व्हाइट स्पाइक्स को बाहर भागने से रोक रहे थे। तभी शिप के अंदर एक साथ ही सारे व्हाइट स्पाइक्स अपने गर्भ से बाहर निकल आए। डोरियन और बाकी सोल्जर समझ गए कि उनकी बंदूक की गोलियां उन व्हाइट स्पाइक्स को कभी नहीं रोक पाएंगी। ये जानकर डोरियन और बाकी सोल्जर्स ने उस पूरे शिप को ही बॉम्ब से उड़ा दिया। उनकी कुर्बानी से शिप में मौजूद सारे व्हाइट स्पाइक्स मारे गए। उधर दूसरी ओर डैन भागता हुआ जेम्स और चार्ली के पास पहुंचा। उन्होंने डैन को बताया कि बाकी के व्हाइट स्पाइक्स को तो उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन एक विशाल व्हाइट स्पाइक यहाँ से भागने में कामयाब हो गया है। डैन समझ गया कि वो विशाल व्हाइट स्पाइक फीमेल है। इससे पहले कि वो फीमेल कहीं छुपकर और व्हाइट स्पाइक्स को जन्म दे, डैन और जेम्स स्नो मोबाइल लेकर फौरन उसे ढूंढने निकल पड़े। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें वो व्हाइट स्पाइक एक पहाड़ी के छोर पर भागती दिखाई दी। उसे देखते ही वे दोनों उस पर बेतहाशा गोलियां बरसाने लगे और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया, लेकिन वो चालाक व्हाइट स्पाइक वहां से भी बच निकली थी। अचानक ही उसने पीछे से उन पर हमला कर दिया, पर तभी डैन और जेम्स ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसके हाथ में टॉक्सिन इंजेक्ट कर दिया, जिससे उसका हाथ गलने लगा। लेकिन उससे भी वो व्हाइट स्पाइक मरी नहीं। उसने अपना गलता हुआ हाथ ही काट कर फेंक दिया। अब डैन और जेम्स खुद उस व्हाइट स्पाइक का शिकार होने वाले थे। वो डैन की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी डैन को बचाने के लिए जेम्स ने चिल्लाकर व्हाइट स्पाइक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। व्हाइट स्पाइक तेजी से जेम्स की ओर लपकी, पर तभी डैन उठा और एक टॉक्सिन का इंजेक्शन उस व्हाइट स्पाइक के मुंह में ही घुसा दिया, जिससे उसकी पूरी खोपड़ी ही गल गई। उसी पल डैन ने एक लात मारकर उस व्हाइट स्पाइक को खाई में फेंक दिया और उसका अंत कर दिया। इस तरह डैन और उसके साथियों ने व्हाइट स्पाइक से दुनिया को बचा लिया। अब जब व्हाइट स्पाइक्स ही नहीं रहे तो फ्यूचर भी सुरक्षित हो जाएगा और म्यूरी भी फ्यूचर में जिंदा रहेगी। डैन अपने पिता के साथ अपने घर लौट आया। फ्यूचर म्यूरी की बदौलत अब डैन को मालूम था कि फ्यूचर में किस गलती से उसका परिवार बिखर जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए अब वो उन गलतियों को नहीं दोहराएगा। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।